हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनू पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज से हम केमिस्ट्री ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। SSC CGL, CHSL, MTS, CPO, SSC के सारे एग्ज़ाम जिसमें GS आता है और भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें GS होता है। इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो हम GS की सीरीज़ चालू करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसलिए इस पूरे के पूरे सीरीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे ये पाया है कि GS किसी ने भी फ्री में या पेड भी कह सकते हैं आप, इतने बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ाया जितना बढ़िया तरीके से हम आप लोगों को कंटेंट देने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कंटेंट हम देने वाले हैं। तो ये मेरा गारंटी है खुद का, और मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो आप मेरे पे अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट रहे हैं उनको पता है कि हमारे कंटेंट में क्या क्वालिटी रहता है। तो हम पूरा का पूरा GS फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा GS हम पढ़ाने वाले हैं। लगभग 4 to 5 मंथ हमारा एक ये रहेगा टारगेट कि 4 to 5 मंथ में हम पूरा का पूरा GS कंप्लीट कर ले। जैसे अभी हम केमिस्ट्री हम 20 to 25 लेक्चर्स में पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म करने वाले हैं, वैसे हम बायोलॉजी फिजिक्स खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री ज्योग्राफी भी खत्म कर लेंगे। जैसे हिस्ट्री का जैसे मेडिवल पार्ट है वो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि कंटेंट किस लेवल का होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एक आपको रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा कंटेंट फ्री है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है डिफरेंट विशाल नाम से, वहाँ पे आपको इस कंटेंट के सारे नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो भाई केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते। तो केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री ये जो शब्द है ये केमिया शब्द से ये केमिस्ट्री शब्द आया है। केमिया क्या है? नील नदी, आप सभी को पता होगा नील नदी है। नील नदी में ब्लैक सॉइल थी, ठीक है, और उस ब्लैक सॉइल को केमिया कहा जाता था। तो इसी ब्लैक सॉइल को जो केमिया कहा जाता था उसमें बहुत सारे केमिकल्स, उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उनको वहाँ पे तब पता चले कि यार इस ब्लैक सॉइल में बहुत सारे केमिकल्स है और उस ब्लैक सॉइल को केमिया कहा जाता था। तो इसी केमिया शब्द से फिर केमिस्ट्री बना। ठीक है, बहुत ही साधारण सी बात है, आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री ये शब्द केमिया शब्द से बना, जो कि नील नदी में ब्लैक सॉइल थी उसे केमिया कहा जाता था और उस केमिया शब्द से केमिस्ट्री बना है। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री में क्या होता है। देखो एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है ना मैटर का, सबसे छोटा से छोटा, उसे एटम कहा जाता है। आपने 8-9 स्टैंडर्ड में एटम का जिक्र आपने सुना होगा, आपने एटम समझा भी होगा। ठीक है, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे उनको भी समझ में आ जाएगा। हम ऐसे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, टेंशन लेने की जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, देखो अब हम आज के लेक्चर में बस एक ओवरव्यू हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो जब एटम एक दूसरे से मिल जाते तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे देखो ऑक्सीजन सिर्फ एक एटम, ठीक है, यदि दो ऑक्सीजन एक दूसरे से मिल जाए ना तो एक मॉलिक्यूल बनता है, जैसे O2 कहा जाता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? O2 होता है। ठीक है, जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो एलिमेंट बनता है। जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट है तो उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। अलग अलग एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो उससे कंपाउंड बनता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 में देखो सल्फर भी यानी S भी है, O भी है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है? SO2, यानी उसमें S भी है, S माने सल्फर, और O भी है ऑक्सीजन। यानी सल्फर ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन का O ये अलग एलिमेंट है। यानी सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट एक साथ आ गए तो सल्फर डाइऑक्साइड ये कंपाउंड बना SO2। ठीक है, उसी की तरह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी CO2 में C है, C माने कार्बन, ये एक एलिमेंट हो गया, और O माने ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट यदि एक साथ आ जाए, ठीक है, तो कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है CO2। ठीक है, ऐसे अलग अलग कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? मैटर बन जाता है। जैसे कि पेन, पेंसिल, बॉटल, टेबल, ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। इसमें बहुत अलग अलग कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ आते हैं, फिर ये मैटर बनते हैं। मैटर एक्चुअली क्या होता है? एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। जैसे बॉटल है, टेबल है, उसको रखने के लिए स्पेस ज़रूरी है, राइट। उसी के साथ एक ऐसी चीज़ उसमें कुछ मास होता है। जैसे आपके घर में बॉटल होगी, टेबल होगी, खुर्ची होगी, इस सब में कुछ ना कुछ मास है, तभी इसको मैटर कहा जाता है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है भाई? जिसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, यानी जिस मैटर में एक स्पेस होता है, उसको रखने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है और उसमें मास भी होता है,
तो उसको मैटर कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। मैं अपने लाइव एग्जांपल जो आपके आजू बाजू में उससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में क्या है, हम केमिस्ट्री में एटम है, एटम एक दूसरे के साथ आगे मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ आगे एलिमेंट बन गया, अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे के साथ आ गया कंपाउंड बन गए, और अलग अलग कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो मैटर बन जाता है। सिंपल सी बात है, कुछ टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है। देन केमिस्ट्री का एक सिंपल से यदि हमें डेफिनेशन यदि बनाना है तो हम ये कह सकते हैं भाई, स्टडी ऑफ केमिकल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, मैटर, एटम, ये सारी चीज़ों का जो स्टडी है उसे केमिस्ट्री कहा जाता है, जिसका हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है तो रख लो, नहीं तो कोई ऐसी आपको नहीं याद रखना है कोई बात नहीं, बस एक मैंने लिख दिया है। यदि आपको पता होना चाहिए कि भैया केमिकल, कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मैटर, एटम, ये सारी चीज़ इनका स्टडी करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, इस सारी इसके स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भैया कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो सिंपल सा आंसर है एंटोनी लवाइजर। कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लवाइजर। भैया ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लवाइजर है, लेकिन उनको क्यों कहा गया, तो उसका आंसर है हाइड्रोजन। आपने सुना होगा, कभी न कभी जिंदगी में सुना होगा हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन जो नाम दिया था ना, वो नाम दिया था एंटोनी लवाइजर ने। देखो आपने जन्म लिया तो आपको नाम किसी ने दिया होगा, आपकी बुआ ने दिया होगा, चाचा ने दिया होगा, माँ बाप ने दिया होगा, किसी ने तो दिया होगा ना। तो वैसे ही हाइड्रोजन को नाम दिया था, वो दिया था एंटोनी लवाइजर ने। वैसे हाइड्रोजन की डिस्कवरी जो है ना, यानी हाइड्रोजन को खोजा जो था वो हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था, लेकिन हाइड्रोजन को नाम दिया था एंटोनी लवाइजर ने, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की है और हाइड्रोजन को नाम एंटोनी लवाइजर ने दिया है। वैसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी जो नाम दिया था वो नाम दिया था एंटोनी लवाइजर ने, ठीक है। ऑक्सीजन को जो नाम मिला है ऑक्सीजन, वो किसने दिया है, एंटोनी लवाइजर ने। तो ये दो काम उन्होंने अब तक कर लिए। उसके बाद उन्होंने तीसरा काम किया था कंबशन थ्योरी। कंबशन थ्योरी क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ को यदि आग लग जाती है या कहीं पे भी आग लग जाती है ना, तो एंटोनी लवाइजर ने बोला था कि भैया ये आग क्यों लग रही है पता है, एक तो कहीं पे भी यदि आग लगना है तो एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है फ्यूल। फ्यूल होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फ्यूल क्या हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, रॉकेट, ठीक है, लकड़ी, ये भी एक फ्यूल में ही आता है। तो कुछ ना कुछ फ्यूल होना ज़रूरी है, उसके साथ ही ऑक्सीजन भी होना ज़रूरी है। यदि फ्यूल और ऑक्सीजन रहेगा तभी आग लगने के चांसेस है, तभी आग लगती है, ऐसा बोला था एंटोनी लवाइजर ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया, हाइड्रोजन को नाम दे दिया, उन्होंने ऑक्सीजन को भी नाम दे दिया, और उन्होंने कंबशन थ्योरी दी थी, यानी यही कि भैया कहीं पे भी आग लगनी है तो फ्यूल और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। यदि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, जैसे दिया है, ठीक है, यदि आपके पास दिया होगा, ठीक है, यदि दिया ऐसी जगह पे लेके गए ना जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, तो वो दिया बुझ जाता है। तो ऑक्सीजन बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है कहीं पे भी आग लगने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जब आग बुझाने जाते हैं तो वही काम होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने के यार ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आग बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये तीन काम सबसे इंपॉर्टेंट किए थे एंटोनी लवाइजर ने। वैसे उन्होंने बहुत काम किए केमिस्ट्री के फील्ड में, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट काम करने की वजह से उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। कौन से इंपॉर्टेंट काम है भैया, हाइड्रोजन को उन्होंने नाम दिया, ऑक्सीजन को उन्होंने नाम दिया, और उन्होंने कंबशन थ्योरी दे दी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, केमिया से आया। केमिया क्या थी, नील नदी की ब्लैक सॉइल थी, ठीक है। देन केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ केमिकल, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, मैटर, एटम, इन सब की स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री को एंटोनी लवाइजर है। हाइड्रोजन को नाम किसने दिया, एंटोनी लवाइजर ने दिया। ऑक्सीजन को नाम किसने दिया, एंटोनी लवाइजर ने दिया। कंबशन थ्योरी किसने दी, एंटोनी लवाइजर ने दी। तो इतने सारे काम करने की वजह से फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लवाइजर को कहा जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो ऐसे में चीज़ें बार बार रिपीट करते हुए मैं पूरा आपको याद दिला के रखूँगा, पूरा का पूरा केमिस्ट्री एकदम क्वालिटी मटेरियल, ठीक है। अभी केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस है। यदि आपने पहले कभी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो शायद आपको दो ही ब्रांचेस पता होगी, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन दूसरी भी होती है ब्रांचेस, हम जस्ट एक ओवरव्यू देख लेंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यही पढ़ने के भैया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जैसे कार्बन है ना, हर एक चीज़ में कार्बन है, कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे सृष्टि का, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ ले, जैसे हमारी बॉडी में भी कार्बन है, ठीक है। हर एक चीज़, हमारे फ्यूल्स होते हैं उसमें भी कार्बन होता है, हम जो बॉडी से जो CO2 जो हम छोड़ते हैं उसमें भी कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हम पढ़ने वाले।
उसके साथ ही हम पॉलीमर पढ़ने वाले हैं। पॉलीमर को बहुलक भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। देन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 टॉपिक है, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल एंड पीरियोडिक टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देन हम एनालिटिक केमिस्ट्री, ये भी एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की। इसमें क्या होता है, डेली लाइफ से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है वो इसमें हम पढ़ते हैं। देन मेडिसिन जो रिलेटेड होता है केमिस्ट्री, वो हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन हम बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं, जैसे ग्लूकोज, डीएनए, उसमें जो बॉन्डिंग होता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जिसमें थर्मोडायनामिक्स और रेडियो एक्टिविटी के बारे में, यानी ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें फिजिक्स भी होता है, जैसे रेडियो एक्टिविटी, थर्मोडायनामिक्स, ये जो टॉपिक है ना, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, लेकिन उसको हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो इसको इसीलिए इसको फिजिकल केमिस्ट्री इस ब्रांच में इसको डाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम सारा अच्छे से, मैं आपको बस आज ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से ब्रांचेस होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो मैंने लिस्ट थोड़ी सी बना के रखी है, उसको हम कवर करने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जैसे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। मेटल नॉन मेटल हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, जैसे मैंने बताया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड बेस सॉल्ट, रेडियो एक्टिविटी, देन पॉलीमर, देन फ्यूल, देन वाटर। आप बोलोगे वाटर में कैसा, वाटर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा होगा ना, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे से, बिना हिचकिचाए और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। देन सोप एंड डिटर्जेंट, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। क्लास पढ़ेंगे, हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे, हम रिएक्शंस पढ़ेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट होती है। देन हम डेली लाइफ की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देन हम ओर एंड अलॉय, केमिकल बॉन्डिंग, मैटर एंड इट्स स्टेट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारे टॉपिक हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आके हर रोज़ शाम को 6 बजे हम केमिस्ट्री का टॉपिक हर रोज़ डालेंगे, आपको बस वो पढ़ना है, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि यार पीरियोडिक टेबल एक आपके घर में आप रखो, थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं है तो फिर एटलीस्ट इंटरनेट से भी आप पीरियोडिक टेबल इंटरनेट पे देख सकते हैं, यदि आपके पास होगा तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। देखो पीरियोडिक टेबल में क्या हमें पढ़ना है, तो आज के ज़माने में, मतलब आज लगभग 118 एलिमेंट, यानी 118 अलग अलग एलिमेंट्स है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मुझे सिंपल सी बात है यार, कि मुझे यदि केमिस्ट्री में मुझे महारत हासिल करनी है, मुझे केमिस्ट्री अच्छा मेरे एक टॉपिक बनाना है, तो मुझे फिर 118 एलिमेंट की अलग अलग स्टडी यदि करना है, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। 118 एलिमेंट्स की स्टडी, अलग अलग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही एक गंदा एक चीज़ हो सकता है इस इतना बड़ा स्टडी करना, ठीक है। इसीलिए जो पुराने ज़माने से जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनको ये बात पता थी। उस वक्त कम एलिमेंट्स थे, लेकिन उनको पता थी कि यार इतना अलग अलग स्टडी करने से अच्छा कुछ ऐसा करते हैं ना, इन एलिमेंट्स को ग्रुप में डाल देते हैं। मतलब इंडिविजुअली स्टडी करने से अच्छा उस ग्रुप को स्टडी कर लो, ठीक है। तो उस ग्रुप का यदि हमने एक बार स्टडी कर लिया, तो उसमें सारे एलिमेंट जो है ना उनका अपने आप स्टडी हो जाएगा। तो हमारा ऐसे क्या होगा, पढ़ाई कम हो जाएगा, कम पढ़ाई में हम महारत हासिल कर लेंगे, हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। ऐसा उस टाइम के साइंटिस्ट को लगने लगा था। फिर उन्होंने पीरियोडिक टेबल की खोज करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो केमिस्ट्री टॉपिक हो आसान हो सके, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है। जैसे नहीं कि मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे अभी आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे राइट हैंड साइड में जैसे देखो एक जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहा जाता है, वो हम डिटेल में और पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बस यहाँ पे बता रहा हूँ। वहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में क्या है, He यानी हेलियम, Ne यानी नियॉन, देन Ar यानी आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन Kr, देन जेनॉन Xn, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आ रहा है, यदि आपने पीरियोडिक टेबल अपने पूरे लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है, तो भी डरो मत, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो टेबल है इसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसके देखो राइट हैंड साइड में हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो साइंटिस्ट का ऐसा था, मतलब देखो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनका अलग अलग स्टडी करने से अच्छा यदि हमने बस ये जो ग्रुप है, ये पूरा हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन का ये जो पूरा ग्रुप है, इसको बस एक बार स्टडी कर लो, ठीक है। यानी 5 स्टडी करने से अच्छा एक स्टडी कर लो, हो गया हमारा।
तो ऐसे स्टडी कम करने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो सब्र रखो, आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन हम क्या देख सकते हैं, ये डेफिनेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। एक टेबल में अरेंजमेंट करना है भाई एलिमेंट्स का, ठीक है, जिससे हमारा स्टडी आसान हो जाए केमिस्ट्री का। सिंपल सी डेफिनेशन, उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, बस अरेंजमेंट है एलिमेंट का। पीरियोडिक टेबल में क्या है, अरेंजमेंट है बस एलिमेंट का। तो चलो अभी हम हिस्ट्री देखते हैं पीरियोडिक टेबल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एफर्ट था ना कि पीरियोडिक टेबल बनाया जाए, वो फर्स्ट एफर्ट, फर्स्ट प्रयास किसने किया था, डोबेराइनर। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया फर्स्ट एफर्ट किसने किया था पीरियोडिक टेबल बनाने का, कौन है आंसर, डोबेराइनर। ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1829, ठीक है 1829 ये साल में, ठीक है 1829 शायद हिंदी में इसका यही प्रोनाउंस होता है, तब उन्होंने डोबेराइनर जी ने ये किया था, ये ट्राई किया था, एक प्रयास किया था कि हम पीरियोडिक टेबल बनाए जाए। तो उन्होंने कौन सा दिया था लॉ, उन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड्स या लॉ ऑफ ट्रिपलेट दिया था। ठीक है, इसको ट्रेड्स या ट्राइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स या लॉ ऑफ ट्रिपलेट। प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बात समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट या ट्राइड्स क्या होता है, ट्रिपलेट से आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रिपलेट से यानी तीन, है ना। तो ये ट्रिपलेट था, यानी तीन एलिमेंट का कुछ तो लॉ था। अभी हम इसको समझेंगे। डोबेराइनर जी ने यदि पूछा कि लॉ ऑफ ट्राइड्स या लॉ ऑफ ट्रिपलेट किसने दिया, आंसर क्या है, डोबेराइनर जी ने। फर्स्ट एफर्ट किसने किया पीरियोडिक टेबल बनाने का, डोबेराइनर जी ने। क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं आपको, है ना। ये लॉ ऑफ ट्राइड्स या ट्रिपलेट समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें, केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वो हम देखेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक एटम दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो उसमें जो रेड पार्ट है ना, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम का न्यूक्लियस है, और जो बाहरी जो दो सर्कल्स है वो क्या है, वो एटम के शेल से, उसको शेल कहा जाता है या ऑर्बिट कहा जाता है, यानी कक्षा, कक्षक कहा जाता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक कहा जाता है, एटम को परमाणु कहा जाता है। ठीक है, जो रेड पार्ट जो दिख रहा है ना, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पी, प्रोटॉन को पी से लिखा जाता है, न्यूट्रॉन को एन से लिखा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। और जो बाहरी शेल होते हैं ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, पूरे दिन भर घूमते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और शेल और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहली बात, एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, जेड से। ये सीजल का क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितना आसान क्वेश्चन है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज एटॉमिक नंबर। भैया एक कोई भी एलिमेंट तुम ले लो, जैसे हाइड्रोजन ले लो, तुम कोई भी ऑक्सीजन ले लो, अरे भैया उसके न्यूक्लियस में जाके देखो कि वहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, जितने प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। सिंपल सी बात है, कितना आसान है। ठीक है, यदि एटम न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल एटम क्या होता है, एक एटम होते हैं जिसमें, एक थोड़ा सा डिटेल वाली बात है, यदि आपको पहले से केमिस्ट्री आती है तो समझ में आएगी, लेकिन यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से तो शायद समझ में नहीं आएगी। बट जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं बाद में वो बता दूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा कंसेप्ट में बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, पहली बात तो ये सिंपल सी बात है कि भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। लेकिन न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए नेचुरली एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, कुछ कुछ एटम होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, उनको पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कुछ कुछ एटम होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, उन पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो न्यूट्रल नहीं रहते, तो इसीलिए उस जगह पे एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यदि एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। लेकिन न्यूट्रल एटम में
एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देन एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास यानी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ये क्या होता है? एटॉमिक मास को पहले तो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या होता है एटॉमिक मास? ये होता है P प्लस एन। P मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एन मतलब क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन है, जितने भी न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड कर दो भाई, एटॉमिक मास बन गया, ठीक है। तो एटॉमिक मास यानी क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। सिंपल सी डेफिनेशन है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर में और न्यूट्रॉन डाल दो, जितने न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन उतना डाल दो, एटॉमिक मास बन जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि एटॉमिक मास की जरूरत हमें लॉ ऑफ ट्राइड्स, यानी जो डोबेराइनर ने जो दिया था लॉ ऑफ ट्राइड्स या लॉ ऑफ ट्रिपलेट, उसके लिए हमें एटॉमिक मास की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अभी लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या है? Dobereiner stated in his law of triads that the arithmetic mean of the atomic masses of the first and third element in a triad would be approximately equal to the atomic mass of the second element in that triad। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं। डोबेराइनर ने बोला कि भैया मैं 3 एलिमेंट लूँगा, यानी 3 दोस्त लूँगा, सिंपल सी भाषा है, 3 दोस्त मैं लूँगा यानी 3 एलिमेंट लूँगा, जैसे ए बी सी एग्जाम्पल, और उसमें जो है जो फर्स्ट एलिमेंट यानी ए और जो सी एलिमेंट यानी थर्ड एलिमेंट, उनका मैं क्या करूँगा? अर्थमेटिक मीन निकालूंगा, यानी ए का मास प्लस सी का मास डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाता है उनका अर्थमेटिक मीन। ए और सी का अर्थमेटिक मीन क्या रहेगा? ए का मास भैया प्लस सी का मास डिवाइडेड बाय 2, और जो अर्थमेटिक मीन आएगा उनका वो रहेगा भैया बीच वाला, यानी बी का एटॉमिक मास। ये बोला था किसने? डोबेराइनर ने बोला था। और यदि ऐसा हो जाता है तो ए बी और सी तीनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ये मेरा कहना है, ऐसा बोला भाई डोबेराइनर ने, उसने गारंटी दे दिया, ठीक। यदि ऐसा होता है, यदि ए का एटॉमिक मास प्लस सी का एटॉमिक मास, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाला जाए, यदि वो बी के बराबर आता है तो ए बी और सी तीनों का प्रॉपर्टी सेम हो जाता है, ऐसे ही हम उसको ग्रुप में डाल सकते हैं, यानी ए बी सी का एक ग्रुप बन गया, ऐसा डोबेराइनर ने बोला। तो फर्स्ट प्रयास था, तो ऑफकोर्स बहुत ही सराहनीय प्रयास था। तो डोबेराइनर जी ने कुछ ट्रायड्स बनाए, ठीक है, 4 ट्रायड्स बनाए उन्होंने, 4 ऐसे ग्रुप बनाए, उसमें से एक ग्रुप पूरा सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल, 100 एंड 100 मार दे जाए डोबेराइनर जी को उस ग्रुप के लिए, जो कि था फर्स्ट ट्रायड जो था लिथियम सोडियम पोटेशियम। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनका प्रॉपर्टी सेम रहता है तीनों का लगभग, ठीक है। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास था 7, सोडियम का एटॉमिक मास था 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास था 39, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनका एटॉमिक मास जैसे 7, 23 और 39, ठीक है। और उन्होंने जैसे बोला था कि भैया फर्स्ट पकड़ लो तुम और थर्ड पकड़ लो और उनका अर्थमेटिक मीन निकालो। जैसे फिर फर्स्ट कौन सा है? लिथियम है, थर्ड कौन सा है? उसमें पोटेशियम है, यानी 7 + 39/2, यानी लिथियम और पोटेशियम का हमने अर्थमेटिक निकाला, जो कि आंसर आता है 7 + 39/2 क्या आता है? 23। अरे भैया सोडियम का भी एटॉमिक मास 23, इस अर्थमेटिक मीन जो बनाया है लिथियम और सोडियम के लिथियम और पोटेशियम से, वो भी 23, यानी डोबेराइनर जी ने जो बोला वो एकदम सही बोला। इसीलिए लिथियम सोडियम पोटेशियम ये जो ट्रायड है, ये जो फर्स्ट ट्रायड जो बनाया था डोबेराइनर जी ने, ये बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ट्रायड था डोबेराइनर जी का जो सक्सेसफुल रहा? तो फर्स्ट ट्रायड था जो कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। फिर डोबेराइनर जी ने सेकेंड ट्रायड बनाया, कौन सा? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है। कैल्शियम के लिए Ca ये सिंबल होता है, स्ट्रोंटियम का सिंबल होता है Sr, बेरियम का सिंबल होता है Ba। ये थोड़ा लेस सक्सेसफुल रहा, क्यों रहा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास है 88 और बेरियम का एटॉमिक मास है 137। तो कैल्शियम फर्स्ट और बेरियम थर्ड, तो यानी 40 + 137/2, तो अर्थमेटिक में निकलेगा जो कि आया 88.5। तो हम स्ट्रोंटियम के पास गए, अरे उसका तो 88 आया एटॉमिक मास, तो थोड़ा सा चेंज था, यानी 88 और 88.5 में 0.5 का डिफरेंस था, और तीनों का प्रॉपर्टी सेम था। जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम का प्रॉपर्टी सेम था, लेकिन
डोबेरा एनर्जी के हिसाब से स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास 88.5 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में नहीं था, 0.5 का डिफरेंस था। लेकिन फिर भी बोला ठीक है भाई 0.5 का हम इधर उधर कर लेंगे, इसीलिए ये सक्सेसफुल तो था बट लेस सक्सेसफुल था क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, तो कौन सा हो गया सेकेंड ट्राइड, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। आपको ये इनका जो एटॉमिक मास है ना वो आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे एटॉमिक मास जिसका याद करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, बस आपको इनके एलिमेंट्स आपको याद रखने, जैसे फर्स्ट ट्राइड था लिथियम सोडियम पोटेशियम, सेकेंड ट्राइड था कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, यानी सेकेंड ट्रिपलेट ये था डोबेरा एनर्जी का। देन उनका जो थर्ड ट्रिपलेट था, थर्ड जो ट्राइड था जो कि था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये फेल्ड हो गया। ठीक है, और जो फोर्थ ट्रिपलेट था सल्फर सेलेनियम टेलोरियम, ये भी फेल हो गया। जैसे हम अभी हम देखते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। क्लोरीन का एटॉमिक मास था 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास था 80, आयोडीन का एटॉमिक मास था 127। ठीक है, तो फर्स्ट क्लोरीन एंड देन आयोडीन, इनका अर्थमेटिक मीनिंग। देन जो थर्ड ट्रिपलेट था वो था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास था 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास था 80, आयोडीन का एटॉमिक मास था 127। जो सो फर्स्ट क्लोरीन प्लस आयोडीन, क्योंकि आयोडीन थर्ड नंबर पे था, इनका अर्थमेटिक मीन निकाला गया 35.5 प्लस 127/2 कितना आया 81.25, यानी जो मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 81.25 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर। लेकिन जब देखा गया ब्रोमीन का एटॉमिक मास वो निकला 80, तो ये 1.25 का डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस बड़ा था। इसीलिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ये जो ग्रुप बनाया था डोबेरा एनर्जी ने, जिनका प्रॉपर्टी सेम आता था, लेकिन उन्होंने जो बताया था कि पहले मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले का एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन है वो मिडल वाले का एटॉमिक मास होना चाहिए, ये जो उन्होंने बोला था डोबेरा एनर्जी ने, ये गलत हुआ। नज़दीक था लेकिन उन्होंने जो बोला था वो तो गलत निकला, तो इसलिए ये भी फेल हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला ट्रिपलेट भी फेल हो गया। उसी तरह सल्फर सेलेनियम टेलोरियम वाला ये जो उनका फोर्थ ट्रिपलेट था वो भी फेल हो गया। ठीक है, यानी उन्होंने लगभग 4 ट्रिपलेट दिए, 5वां भी दिया था लेकिन वो तो बहुत ही मिजरेबली फेल हो गया था। उसमें से जो मेन 4 ट्रिपलेट थे उसमें से लिथियम सोडियम पोटेशियम ये वाला 100% सक्सेसफुल रहा। ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम वाला ये सेकेंड वाला था, ये मतलब लेस सक्सेसफुल रहा लेकिन लेस कम सक्सेसफुल रहा। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला और सल्फर सेलेनियम टेलोरियम वाला ये तो पूरी तरीके से इनके फेल हो गए, लेकिन सराहनीय था। फर्स्ट उन्होंने प्रयास किया पीरियड टेबल बनाने का, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रयास किसने किया, सिंपल सी बात है डोबेरा एनर्जी ने किया। लॉ ऑफ ट्राइड्स या लॉ ऑफ ट्रिपलेट किसने दिया, डोबेरा एनर्जी ने दिया। कौन कौन से एलिमेंट थे उनके ट्राइड्स में, फर्स्ट ट्राइड में जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम थे। ठीक है, सेकेंड ट्राइड में उनके कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम थे, थर्ड ट्राइड में उनका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था, और फोर्थ ट्राइड में उनका या ट्रिपलेट में सल्फर सेलेनियम टेलोरियम था। तो ये है आज का केमिस्ट्री, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको रिवीजन करना है आपको। जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन था, एंटोनी लेवाइजर था, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नाम किसने दिया, एंटोनी लेवाइजर ने दिया। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने की। ठीक है, पीरियड टेबल फर्स्ट प्रयास डोबेरा एनर्जी ने दिया, लॉ ऑफ ट्राइड डोबेरा एनर्जी ने दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के टॉपिक की। तो ये ऐसे ही हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री 20 से 1 दिन में ख़त्म करेंगे। आपको बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मैं पूरा का पूरा जीएस आपको ख़त्म करने वाला हूँ। कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा हमारा कंटेंट फ्री में रहेगा। तो प्लीज़ आपका प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।